Hello, my dear students. Today is your next class of thermodynamics, that is a thermal engineering. In this class, we are discuss the law of thermodynamics. जो आपके सिलेबस में है, देखिए मैं आपको सिलेबस भी दिखाता हूँ. ये आपका सिलेबस है. तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसमें जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं. लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो जूल्स भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें समझाने की कोशिश की है. तो लेट अस डिस्कस ऑल टॉपिक इन दिस क्लास रिगार्डिंग लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो हेडिंग डाल लीजिए और अपना कॉपी पेन निकालो और सारे करना, ठीक है. तो ये रहा आपका पहला टॉपिक. ये हेडिंग डाल लीजिए आप, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप ट्रांसफर कर सकते हो. इसको ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो. तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपके एग्जाम्स में आएगा ना, ये 2 या 4 मार्क्स में आएगा, तो आपने डायरेक्टली यही स्टेटमेंट लिखनी है. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन neither be created nor destroy, but can be converted one form to another. Of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमें इस लॉ में क्या बताता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म. ओके, तो ये आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अगर आप कंसिडर कर रहे हो गैसेस के थ्रू दिस लॉ, when this law is considered for gases, when this law is considered for gases means that, बात को समझने की कोशिश करना. पहले मैं लिख देता हूं सारी स्टेटमेंट, फिर आप इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा. When this law is considered for gases means that total heat supplied in the system or rejected in the system is equal to the internal energy is equal to the internal
एनर्जी प्लस वर्क डन, प्लस वर्क डन, दैट मीन्स जो आपके पास टोटल हीट है वो किसके बराबर होगी, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। लेट अस सी, आपके पास ये कोई एक सिस्टम है और इस सिस्टम में आपके पास जो वर्किंग फ्लूइड है वो कौन सा है, गैस है। अगर इस सिस्टम को आपने हीट प्रोवाइड की है, आपने इस सिस्टम को हीट प्रोवाइड की है, तो जो ये हीट है इससे जो आउटपुट मिलेगा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, जो ये हीट है ये हीट आउटपुट क्या देगी, वर्क की फॉर्म में आपको एक रिजल्ट देगी, जो आपका आउटपुट होएगा वर्क, मैकेनिकल वर्क। तो ये यहां से इन केस ऑफ दिस सिस्टम जो ये हीट होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के, हाँ है ना। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यही एक सिस्टम है, अगर इस सिस्टम से आपने हीट को रिजेक्ट किया है, हीट को रिजेक्ट किया है, हीट को रिजेक्ट किया है, तो आपने रिजेक्ट के केस में कुछ वर्क तो इसके ऊपर किया होगा ना आपने, वर्क ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क क्या होगा। तो जो ये हीट रिजेक्टेड हीट मिली है वो किसकी इक्विवेलेंट होगी, ये जो रिजेक्टेड हीट है ये किसकी इक्विवेलेंट होगी, ये इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क के इक्विवेलेंट होगी। तो यही ये स्टेटमेंट आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास इनिशियल टाइम पर जब आपने इनपुट दी थी, मान लीजिए यहां पे आपके पास जो एनर्जी है वो 100 किलो जूल की फॉर्म में है, 100 किलो जूल है, तो जो यहां से आपको आउटपुट भी मिलेगी ना, तो इन दोनों का जो समेशन होगा, समेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, वो भी 100 के इक्विवेलेंट ही आएगा, वो भी क्या 100 के इक्विवेलेंट आएगा। हीट और वर्क क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की, लेकिन है तो आफ्टर ऑल एनर्जी ही ना। तो यहां से जो होगा, यहां पे जो 100 होएगा, 100 इज इक्वल टू 100, ये इक्वल ही होएगा, बस क्या किया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर इस इक्वेशन को आप इन डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी then we can be written as that equation d change in heat is equal to internal energy और वर्क डन। ये क्या है, आपकी डिफरेंशियल फॉर्म है, और इसी को क्या कहते हो आप, इसी को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम। ये क्या है, क्लोज सिस्टम के लिए, ये आपके पास क्लोज सिस्टम के लिए। तो ये था आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये इस प्रकार से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक जूल्स भाई साहब थे जिसने इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूफ किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैसे होएगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो वी आर डिस्कस द जूल्स एक्सपेरिमेंट। तो नेक्स्ट है आपके पास, इसी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल्स एक्सपेरिमेंट। ये जूल्स भाई साहब थे, इसने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ये समझाने की कोशिश की है कि एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनी एग्जाम्स, किसी भी प्रकार का आपका कोई एग्जाम्स है तो ये जूल्स एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है, हमेशा पूछे ही जाते हैं। 99% ये पूछ लिया जाता है कि जूल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप कैसे समझाने की कोशिश करते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो जो ये जूल्स भाई साहब थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। लेट अस सी
let us take a insulated vessel. In this vessel, वर्किंग फ्लूइड जो आपने सिलेक्ट किया है, मान लीजिए वर्किंग फ्लूइड आपका कोई गैस है, तो ये आपके पास ये वर्किंग फ्लूइड है जो आपने क्या लिया है, मान लीजिए चलो वाटर है, ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर वाटर है, और जो ये आपके पास वेसल है, ये जो सिस्टम है ये फुली इंसुलेटेड है, ये जो आपकी बाउंड्री है ये इंसुलेटेड बाउंड्री है, आइडियाबैटिक। तो ये क्या आपके पास इंसुलेटेड या आप कह सकते हैं आइडियाबैटिक बाउंड्री। आपके पास क्या है, ये इंसुलेटेड बाउंड्री है। और इस सिस्टम के अंदर क्या है, वर्किंग फ्लूइड जो है आपके पास वाटर है, इसमें आपने क्या किया है, यहां पे मान लीजिए आपने इसके अंदर एक व्हील डाल रखा है, एक व्हील इंसर्ट किया है। पहले आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करना। ये एक व्हील है, और यहां पे आपने इसमें एक फैन लगा रखा है, ठीक है। और इसको विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस, इसको क्या करा रहे हो आप, रोटेट करा रहे हो, इसके ऊपर वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, इस पे क्या कर रहे हो, इसको रोटेट करा रहे हो, इस पे वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। ये क्या आपके पास पैडल व्हील है, ये क्या आपका पैडल व्हील, ठीक है। ये आपका फैन है। जब आप इसके ऊपर पैडल व्हील के ऊपर इसको वर्क दे रहे हो, इसको क्या प्रोवाइड करा रहे हो, इस पे वर्क दे रहे हो, इसको वर्क दे रहे हो, तो इट मींस जब आप इसको वर्क दोगे तो ये क्या करेगा, यहां से आपका जो व्हील है ये रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसके पास ये फैन लगा हुआ है, तो ये फैन भी रोटेट करेगा। जब ये फैन रोटेट करेगा तो जो अंदर वर्किंग फ्लूइड है, जो वाटर है, वाटर ये स्टीर करेगा, ये स्टीर करेगा, तो यहां से जो वाटर है आपका क्या आएगा, इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इट मींस कि वहां पे जो ये वर्किंग आपने जो वर्क प्रोवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ पैडल व्हील, यहां से ये वर्क कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे दूसरे एनर्जी की फॉर्म में, और वो दूसरी जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना। जैसे कि आपने यहां से वर्क दिया तो ऑटोमेटिकली जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, जब आप इसको वर्क करोगे, इसको यहां पे इसको स्टीर करोगे, जैसे ये है, विद द हेल्प ऑफ, मैं इसको स्टीर कर रहा हूं, इसको क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो फैन लगा हुआ है वो भी रोटेट करेगा, तो वो वहां से यहाँ पे हीट प्रोवाइड करा देगा, इसको हीट जनरेट हो जाएगी। तो यानी इसका क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी। और जब ये हीट जनरेट होगी तो इस हीट को मैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर इसको मेजर कर लूंगा कि यहाँ पे कितनी हीट राइज हुई है, यहां पे टेम्परेचर कितना राइज हुआ है विद द हेल्प ऑफ हीट। मतलब आपने जैसे इसको वर्क दिया है तो वर्क ने क्या किया, हीट जनरेट कर दी, यहां पे हीट जनरेट कर दी तो हीट बढ़ गई, इसके बढ़ने से क्या हुआ, यहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर को मैं मेजर कर लूंगा विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो थर्मामीटर की हेल्प से मैं इसको मेजर कर लूंगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ा है।
ओके, तो ये क्या आपके पास ये है थर्मोमीटर, ये आपके डिवाइस है थर्मोमीटर, दैट इज अ थर्मोमीटर। जैसे ही आपने यहां पे इसको वर्क दिया है, इस वर्क की हेल्प से यहां से इस वर्किंग फ्लूइड का जो टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा, मतलब एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी कन्वर्ट होने जा रही है। तो यहां से जैसे आपने इनपुट दिया तो यहां से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाँ या ना, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हम मेजर कर लेंगे कि विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर की टेम्परेचर कितना बढ़ा है, कितना आपके पास टेम्परेचर बढ़ा है, कितना आपके पास यहां से हीट की वजह से टेम्परेचर राइज हुआ है। आफ्टर दैट, आफ्टर दिस प्रोसेसिंग, इस पूरे के पूरे वेसल को उठाओ और यहां पे प्लेस करो। यहां पे आप प्लेस कर रहे हो जैसे ही, ये क्या है, जो इंसुलेटेड आपके पास बाउंड्री है, इस वेसल को आपने उठाया और इस बीकर के अंदर आपने इंस्टॉल कर दिया, और इस बीकर के अंदर जो वर्किंग फ्लूइड है आपका वो वाटर भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, वाटर भरा हुआ है, ये फुली फिल्ड है विद वाटर। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल इजी है। जैसे एक डेयरी पे आप जाते हो तो दही से जब वो लस्सी में कन्वर्ट करता है तो मथनी से इसको माथता है ना, तो वो दही लस्सी में कन्वर्ट हो जाती है। वो किस वजह से कन्वर्ट होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ पैडल व्हील। पैडल व्हील की हेल्प से एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करा रहा है, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे जो दही है, दही में वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, दही के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। जब दही के टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो थिक से क्या हो जाएगी, थिक से थिन की कन्वर्ट हो जाएगी ना, मतलब जो वो पहले मोटी होती है फिर वो पतली हो जाएगी, ठीक है। तो वही प्रोसेस सेम यहाँ पे है। तो यहां से आपने क्या किया, वर्क दिया, वर्क से हीट प्रोड्यूस हुई। अगेन आफ्टर दिस प्रोसेसिंग आपने क्या किया, इस वेसल को उठाया और यहां पे इसके अंदर डिप करा दिया, और जो ये वाली वाल है इसको क्या किया, रिमूव कर दिया, इंसुलेटेड रिमूव कर दिया यहां से, मतलब इंसुलेशन हटा दी। तो यहां से जो हीट वर्क की वजह से इस सिस्टम के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हुई थी, वो हीट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। हीट क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। ये हीट रिजेक्ट होएगी इनटू द सराउंडिंग, और सराउंडिंग क्या है, सिंक। इस सिंक के अंदर क्या होगी, वो रिजेक्ट हो जाएगी। और कब तक रिजेक्ट होएगी, तब तक रिजेक्शन तब तक चलेगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक वो चलेगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, मतलब इक्वल हो जाए। तो यहां से हीट बाहर निकल जाएगी, तो ये हीट रिजेक्ट हो रही है यहां से, और इस हीट के रिजेक्शन का हम फिर से मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर से हमें पता चल जाएगा कितनी हीट रिजेक्ट होगी है। तो ये हीट दोबारा से क्या होगी, रिजेक्ट होगी, और रिजेक्ट होने के बाद ये बैलेंस कब होगी, जब दोनों के दोनों जो वर्किंग फ्लूइड है उनका टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ये कहेगी रिजेक्शन चलती रहेगी, हाँ या ना। तो अब इस प्रोसेस से आपने क्या सीखा, इस प्रोसेस में हमने सिर्फ ये सीखा कि सर जो हमारे पास ये वर्क जो हमने दिया था, जो ये वर्क हमने इस सिस्टम को वर्क दिया था, यही जो वर्क है वो टोटल किस में कन्वर्ट हो गया, इस हीट में कन्वर्ट हो गया। जो ये वर्क है किस में कन्वर्ट हो गया सर, हीट में कन्वर्ट हो गया, हाँ है ना। तो इस वर्क का हीट में कन्वर्ट होना हमें किससे पता चला, जूल्स एक्सपेरिमेंट से पता चला। जब जूल्स एक्सपेरिमेंट से ये पता चला तब फ्रॉम, तो ये जो जूल्स एक्सपेरिमेंट है ये बेसिकली बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये बेसिकली किसके पर बेस्ड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहां पे जो हीट और वर्क है वो क्या है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो एक नोट डाल के, एक नोट डाल के ये लिख सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन, इट इज
बेस्ड ऑन लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पे आपके पास जो हीट है, हीट एंड वर्क बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे चौक कहां गए? अभी तो लाके रखे थे इतने सारे चौक। बोथ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। विच इज ऑलवेज कंजर्व, विच इज ऑलवेज कंजर्व। तो यानी जो जूल्स एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड करता है, जिसमें आपके पास जो एनर्जी है वो हीट और वर्क क्या डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की, है तो एनर्जी ही लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी की। तो इसमें क्या है कि आपके पास जो एनर्जी है वो ऑलवेज कंजर्व होगी। ओके, तो हमने यहां से क्या सीखा? फ्रॉम जूल्स एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम जूल्स एक्सपेरिमेंट हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया कि नेट वर्क ट्रांसफर इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट हीट ट्रांसफर। हाँ ये ना, तो हमें क्या यहां पे ऑब्जर्व करने को मिला? हमने क्या सीखा यहां से, क्या लर्निंग ली कि जितनी आपके पास नेट वर्क होगा उतना ही आपके पास नेट हीट होगी। तो इस जूल्स एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? नेटवर्क ट्रांसफर इज इक्वल टू द नेट हीट ट्रांसफर। हाँ ये ना, इट मींस जो आपके पास नेट वर्क होगा वो कितना होगा? नेट हीट के बराबर होगा। यही बात है। अब देखिए, जितने आपने हीट दी उतना ही जितना आपने वर्क दिया उतना ही आपको ये वर्क की जो एनर्जी है दूसरी फॉर्म में आपको मिल गई, हीट की फॉर्म में मिल गई। मान लीजिए यहाँ पे आपने जो वर्क दिया था वो 100 जूल दिया था, तो हीट भी आपको 100 जूल ही मिलेगी, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, इक्विवेलेंट मिलेगी, बस डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी को आगे जाके आप विद द हेल्प ऑफ ग्राफ के हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए इस पूरे जो आपने प्रोसेस किया है साइक्लिक प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में तो आपने क्या सीखा? ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस जो इन दोनों का साइक्लिक प्रोसेस होगा वो भी सेम होना चाहिए। हाँ है ना, जब ये इक्वल है तो साइक्लिक प्रोसेस में भी वो इक्वल ही होंगे। तो लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ साइक्लिक। अगर मैं यहाँ पे एक साइकिल लेता हूं, देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है, एक साइकिल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर
फॉर अ साइकिल। मान लीजिए एक साइकिल आपने सिलेक्ट की है, ये आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ये इनिशियल स्टेट है इसकी और ये इसकी फाइनल स्टेट है। यहां से आपने सिस्टम को क्या दिया है, एक्सटर्नल वर्क, उसके बिहाफ पे आपको क्या मिला है, हीट मिली है। तो यानी इस साइकिल में आपने क्या सीखा कि जितनी सर फ्रॉम द जूल्स एक्सपेरिमेंट, जितनी आपको नेट वर्क आपने ट्रांसफर किया है सिस्टम को, उतना ही सिस्टम ने आपको हीट की फॉर्म में उसको वापस से आपको रिटर्न कर दिया। तो यानी हम आप लोग कह सकते हो कि नेट वर्क इज इक्वल टू नेट हीट फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो आप अगर साइक्लिक प्रोसेस लेते हो तो यहां से साइकिल की प्रोसेस ले सकते हो, तो ये आपकी है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस क्या आएगा, ये यहां पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगी, हाँ या ना। तो ये आपके पास आ गया ये, तो ये जो रिजल्ट आया ये जीरो की इक्विवेलेंट आया। तो ये क्या है, ये हर एक प्रोसेस पे सर, हर एक साइक्लिक प्रोसेस पे कहीं से भी आप पाथ फ्लो कर लो, किसी भी पाथ से आप जा रहे हो, किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हो, तो ये आपके पास जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, चाहे आपके पास कोई सा भी पाथ है। लेट अस सी, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये आपके पास है कांस्टेंट, ठीक है, तो इसी चीज को आप क्या कहते हो, ये है आपके पास, यानी टोटल एनर्जी जो इन होगी सिस्टम में वो किसके बराबर होगी, जो टोटल एनर्जी आउट हुई है। यही क्या कहते हैं, यही कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही क्या कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस। और जो ये होगा आपके पास, ये वैलिड होगा किसके लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए। ठीक है, एक दूसरे ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ आपने सिलेक्ट किया है, वन टू वाया ए प्रोसेस, वन टू टू वाया ए, और प्रोसेस 2 to 1 वाया बी। ठीक है, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, इस केस में फॉर अ साइकिल, यहां से जो आपके पास रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, वो भी यही मिलेगा कि आपने कितना इन किया है, कितना यहां से आउट मिला है। तो यहां से इन क्या किया है, वर्क, आउट क्या मिला आपको, हीट की फॉर्म में। तो आपके पास इस साइकिल में, यानी जो आपके पास चेंज इन वर्क मिला है वाया 1A2 इज इक्वल टू चेंज इन हीट वाया 2B1, यानी ये क्या रहेगा, ये दोनों बराबर ही रहने वाले हैं। पाथ आपने क्या किया, डिफरेंट पाथ को फॉलो किया, लेकिन जो आपके पास हीट है वो किसके बराबर है, वर्क के ही बराबर है। किसके बराबर है, हीट वर्क के और वर्क हीट के, यानी हीट एंड वर्क बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, बोथ आर क्या है, कन्वर्टिबल है। अब एक और आप ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करना। मान लीजिए मैं इस बार क्या ले रहा हूं, दो प्रोसेस ले रहा हूं,
एक प्रोसेस आपका यहां से स्टार्ट हुआ है, मान लीजिए एक प्रोसेस आपका 1 to 2 ये जा रहा है और 2 to 1 रिवर्स हो रहा है ये। अब एक ही प्रोसेस दोबारा से वन टू टू वाया ए, 2 to 1 वाया बी, और दूसरा प्रोसेस है 2 to 1 वाया सी। ठीक है, ये एक ऐसा साइकिल है। आप समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चेक करने की कोशिश कर रहा हूं क्या ये सही में जो जूल्स एक्सपेरिमेंट ने बताया था वही चीज रिजल्ट मिलता है हमें। तो फॉर अ साइकिल, इसमें फॉर अ साइकिल यहां पे लिख लेते हैं फॉर अ साइकिल। कौन सी साइकिल ले रहे हो आप? 1A 2B 1, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये साइकिल आप कंसिडर कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल 1A 2B 1, 1A 2B 1, ये साइकिल कंप्लीट हुई। तो इस साइकिल में जो आपके पास वर्क होगा 1A 2 प्लस वर्क 2B 1, वो किसके बराबर होगा? हीट 1A 2 प्लस हीट 2B 1 के। ठीक है, जितने आपके पास ये वर्क है, समेशन ऑफ वर्क, उतना ही आपके पास हीट होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट। अब आपने जो साइकिल लेनी है वो लेनी है 1A 2C 1। तो जो साइकिल आपकी दूसरी है वो साइकिल कौन सी है? वो है फॉर साइकिल 1A 2C 1। इस साइकिल में आपके पास जो वर्क आ रहा है 1A 2 प्लस वर्क 2C 1 इज इक्वल टू हीट 1A 2 प्लस हीट 2C 1। मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन है। अब किसी भी इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या इक्वेशन 2 को 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट अगर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इक्वेशन सेकंड कौन सी है? ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इक्वेशन क्या है? देखिए, ये है आपके पास इक्वेशन, ये तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा भाई? इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से जब ये घटेगा तो ये तो सेम है, ये कट जाएगा। यानी इस वर्क में से A1A2 में से जब इसको घटाओगे 1A2 तो ये तो कट जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो क्या बचेगा? 2C1 माइनस 2B1। हाँ जी, तो ये बच जाएगा आपके पास वर्क 2C1 माइनस वर्क 2B1। ओके सर, अब इसमें से इसको घटाओ तो इसमें से डेल क्यू 1A2 डेल क्यू 1A2 ये तो कट जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे। तो क्या बचेगा? डेल क्यू 2C1 और 2B1 इज इक्वल टू डेल क्यू 2C1 प्लस, सॉरी ये माइनस होएगा, माइनस डेल क्यू 2B1। हाँ जी सर। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास रिजल्ट क्या बना? ये रिजल्ट आया।
इज दैट क्लियर? तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इजीली आपके पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहां से अब क्या मिल रहा है आपको? डेल क्यू 2c1, ये आपके पास क्या है? 2c1 कहां पे है? ये रहा 2c1। तो क्या करोगे आप? इसको ऐसे लिख सकते हो और करके, डेल W 2c1, ये यहां पे आपके पास है प्लस, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। डेल क्यू 2c1 इज इक्वल टू, ये यहां पे माइनस है, इधर शिफ्ट होएगा तो ये प्लस हो जाएगा। डेल W 2b1 माइनस डेल क्यू 2b1, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। और जरूर नहीं आपने ऐसे ही करना है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, हीट में से वर्क को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई डेल क्यू 2c1, डेल क्यू 2c1, ये इधर प्लस है और इधर से 2c1 जो प्लस वाला है ये वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होएगा। डेल W 2c1 इज इक्वल टू, अब ये देख लीजिए, इस हीट में से इस वर्क को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी इस हीट में से इस वर्क को सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज कर दिए, तो यहां पे क्या आएगा? डेल क्यू 2b1 माइनस डेल W 2b1। तो इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ ये ना। तो आपने क्या सीखा यहां पे? मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हो तो हीट और वर्क क्या है? बोथ आर। यहां से आपको क्या रिजल्ट मिला? यहां से मिला वर्क और हीट बोथ आर क्या है? पाथ फंक्शन है, पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन जो ये रिजल्ट मिलता है, कौन सा रिजल्ट? इनका जो डिफरेंस मिलता है वो भी बताया था मैंने, जो ये डिफरेंस मिलता है ये किसी भी तरह पाथ को फॉलो नहीं करते। ये हर एक पाथ के ऊपर, कोई सा भी पाथ है, कोई सा भी आपके पास पाथ है, जो इन दोनों की जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में ये वाली भी क्या है? एक एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। इन दोनों की एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा तो हमें पास एनर्जी ही मिलेगी। जो वो एनर्जी होगी किसी भी पाथ में आप फाइंड आउट कर लो, वो कांस्टेंट ही रहने वाली है। अब आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है? पाथ सी में फॉलो किया है, तो सी में क्या है? जो डिफरेंस है वो बी के डिफरेंस के बराबर ही है। यानी आपके पास जो एनर्जी आई है, यहां से जो एनर्जी आई है ऑन पाथ बी इज इक्वल टू जो एनर्जी आई है ऑन पाथ सी। सी और बी में क्या है? वो दोनों बराबर ही है, कांस्टेंट ही है। कहने का मतलब ये है, आप इसे यहां पे ये कह सकते हो कि जो यहां पे ये है डेल्टा क्यू 2c1 डेल्टा W 2c1 इज नॉट इक्वल टू, क्यों? इसमें से मान लीजिए ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी में से तो छोटी घटेगी, तो ये आपस में बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि जो हीट है, हीट पाथ को फॉलो कर रही है। हीट क्या है? हीट पाथ को फॉलो कर रही है। या ऐसे यहां से कह सकते हो, और करके ये भी इक्वल नहीं है, ये भी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो इक्वल है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो तो इक्वल है। मतलब क्या है कि जो डिफरेंस आता है वो एक क्वांटिटेटिव रिजल्ट है। क्वांटिटेटिव, कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो मिलेगी, एनर्जी की कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो मिलेगी। यानी जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप किस नाम से याद रख सकते हो? कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक क्वांटिटेटिव लॉ भी कहलाता है। तो मैं यहां पे एक नोट लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। वी आर एनालाइज या वी आर ऑब्जर्व, वी आर एनालाइज
heat and work for path B and C. We are analyze heat and work for path B and C are remains same. That means इसका मतलब क्या है? अगर सेम है तो इसका मतलब क्या है? That means both are depend on path. हाँ है ना, इसका मतलब तो यही है, both are depends on path. It means heat and work both are path function. ये एक नंबर में, दो नंबर में एग्जामिनर पूछ सकता है इन केस ऑफ MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में, कि वर्क क्या आपका पाथ फंक्शन है या पॉइंट फंक्शन है या ETC. ठीक है, ऐसे आपके पास हीट पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बोथ आर पाथ फंक्शन. ये तो आपके पास क्या है? पाथ फंक्शन है. लेकिन इनका जो रिजल्ट मिला, यहां पे मैंने लिखा था अभी. अच्छा, यहां पे रब कर दिया. चलो ये देखिए, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये यहां पे प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा. है ना? यानी हमने क्या सीखा था, यहां से सीख लीजिए कि आपके पास जितनी वर्क है वो किसके बराबर है? हीट के बराबर है. है ना? अगर मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकता हूं ना, या ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना. तो जो ये आपके पास रिजल्ट आया, इस रिजल्ट से हमें क्या पता चल रहा है कि एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो आया होगा. जो आया है उसको कांस्टेंट कहेंगे, वो रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो इस बिहाफ पे आपके पास इट मींस डेल Q डेल W इज इक्वल टू 0, या आप उसे कहो कांस्टेंट. doesn't depends on path. ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. इसका मतलब क्या है? इट इज अ इंडिपेंडेंट. हाँ या ना? इट इज अ इंडिपेंडेंट. तो जो ये आपके पास रिजल्ट आया है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है. तो ये जो आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती है. तो ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है. इट मींस जो ये रिजल्ट आया, इट इज अ प्रॉपर्टी. And this property is called total heat. ये क्या है? टोटल चेंज ऑफ हीट. in any system. तो कितना चेंज मिला? तो वो क्या कहलाएगी? टोटल चेंज ऑफ हीट. तो उसको हम कहेंगे DE. अब एक बात और बताने की कोशिश करूंगा मैं. ये क्या है? बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है. ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव लॉ भी. दैट इज आल्सो कॉल्ड अ क्वांटिटेटिव लॉ. इसी को आप क्या कहते हो? क्वांटिटेटिव लॉ. इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन
डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बोर्ड। ओके, इट इज बेसिकली डिपेंड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव लॉ। क्वांटिटेटिव लॉ, इसी को आप क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हो, यानी कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो सर मिलेगी ना, हीट की कुछ ना कुछ, मतलब कितना चेंज आया है एनर्जीज के बीच में, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, तभी उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव लॉ भी कहते हैं। अब जो ये आपके पास चेंज इन हीट आई है, कितनी हीट सिस्टम में, कितनी हीट, रिजल्ट कितनी मिला है, कितनी हीट की फॉर्म में मिला है, तो इसी चीज को आगे जो ये हीट है ये दो डिफरेंट फॉर्म में मिलती है, ट्रांजिशन फॉर्म मिलती है और स्टोर्ड फॉर्म मिलती है। जो स्टोर्ड फॉर्म में होगी वो हो सकती है मे बी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो सकती है। ऐसी ट्रांजिशन फॉर्म में आपके पास कौन सी है, जो आप कर ही रहे हो, वर्क, और कौन सी आपकी हीट। तो ये एक तरफ तो स्टोर्ड फॉर्म में हो सकती है, दूसरी तरफ आपके पास हीट एंड वर्क की फॉर्म में हो सकती है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, यही जो आपके पास टोटल हीट आई है, इसी टोटल हीट को, ये टोटल हीट दो फॉर्म में आपको निकल के मिलेगी। कौन सी हो सकती है, स्टोर्ड फॉर्म हो सकती है इसकी, स्टोर्ड फॉर्म, और दूसरी कौन सी हो सकती है, ट्रांजिशन फॉर्म, ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो कौन सी है, वो है सर आपके पास एक वर्क और एक हीट, है ना, एक वर्क और एक हीट। और यहां पे स्टोर्ड फॉर्म में कौन सी है, स्टोर्ड फॉर्म में आपके पास है लाइक दैट, आपके पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यानी बेसिकली जो आपके पास डीई है, आप उसको कैसे लिख सकते हो, डीई बेसिकली डिपेंड ऑन समेशन ऑफ डीई, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी के ई प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन एनर्जी, हाँ या ना। और ऐसे ही वर्क और हीट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो यहां से अगर आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट करते हो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निग्लेक्ट करते हो, तो जो आपके पास टोटल हीट मिली है सिस्टम की, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। बाय निग्लेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, प्रोसेस अंडरगोइंग रिवर्सिबल प्रोसेस। जो ये प्रोसेस होएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में अगर आप निग्लेक्ट करते हो, देयरफॉर चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के, हाँ या ना। तो ये आपके पास आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो हमने सिर्फ यह बात सीखने की कोशिश की है जूल्स एक्सपेरिमेंट से कि एनर्जी को, जैसे आपका वर्क है, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकते हैं। वर्क भी एक एनर्जी है और उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, हीट में कन्वर्ट किया, और वो भी एक एनर्जी है। मतलब कहने का है जितनी इनपुट आपने दी थी सिस्टम को, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया था कि 100 किलो जूल आपने लिया है, तो रिजल्ट आफ्टर ऑल आपको हीट की फॉर्म में भी 100 ही मिलेगा। तो ये था आपका जूल्स एक्सपेरिमेंट। एक दो बार इसको रिपीट करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर ये टॉपिक यहां से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है सर।
तो यहाँ पे एक बात और आप नोट कर लीजिए कि जैसे ये हमने यहाँ से किया है, तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, हैंस एक निकल के है रिजल्ट कि जो आपके पास डेल्टा क्यू है वो किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो ये क्या है, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, फर्स्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लोज सिस्टम undergoing reversible process undergoing reversible process when kinetic energy and potential energy neglected, when kinetic energy and potential energy neglected, when kinetic energy and potential energy neglected, जब आपने निग्लेक्ट की है तो ये क्या है आपके पास, चेंज इन हीट इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही था, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका यही था कि टोटल हीट कितनी होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के।